Hello and welcome everyone to my channel. My name is अनन्या। सभी बड़े लोगों को मेरा प्रणाम, सभी छोटे लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो ये एक वीडियो सीरीज़ है जो कि मैंने स्टार्ट करी थी, जिसकी ये थर्ड वीडियो है। ये वीडियो सीरीज़ मैंने कैंसर पेशेंट्स के फैमिलीज़ और लव्ड वंस को हेल्प करने के लिए बनाना स्टार्ट करी थी। कैसे कैंसर सभी की लाइफ को अफेक्ट करता है और कैसे हम उस चीज़ से डील कर सकते हैं, थोड़ा इमोशनली मेंटली खुद को बैलेंस्ड रख कर। बस यही कुछ एक एनेक्डोट्स शेयर करने थे, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना था। तो अगर आपको ये रिलेटेबल लगे प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ या अगर मैं ऐसा कंटेंट बना पाऊँ जो कि आपको रिलेटेबल लगे, प्लीज़ एंगेज इन द कमेंट्स। दैट इज़ माई ओनली गोल। अभी तक की इस सीरीज़ में मैंने आप सबको बताया कि कैसे हमको मेरे पापा की बीमारी कैंसर के बारे में पता चला था, हमारा सबका क्या रिएक्शन रहा एंड हाउ वी डेल्ट विद इट। आज मैं आपको इसके आगे की कहानी बताती हूँ। तो पापा का कैंसर डायग्नोज होने के बाद जो जैसा कि मैंने कल भी मेंशन किया था, हर कोई ये चाहता है कि एंड हमने भी यही चाहा था कि कैंसर के बारे में पता चलते ही हम उसको डे 1 पे ही पकड़ लेंगे, जल्दी से पकड़ लेंगे एंड वहीं हरा देंगे, वहीं रोक देंगे। तो उसी इंटेंशन के साथ मम्मी, पापा और चाचा तीनों लोग राजीव गांधी गए थे, जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है कैंसर रिलेटेड दिल्ली में। वहाँ से कंसल्ट करके आने के बाद वहाँ के डॉक्टर्स ने ऐसे कुछ बहुत होपफुल हमको एडवाइस नहीं दिया था। उनका जो रिएक्शन था, उन्होंने तभी बोला था कि बहुत अग्रेसिव है एंड बहुत एडवांस्ड स्टेज में है। बट वही होता है ना कि विल टू लिव जो होती है, जो कि पापा के अंदर बहुत ज़्यादा थी, उसने शायद या तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने नहीं दिया या हमें नहीं पता, मतलब जो भी कुछ था। बट तो उसके बाद वी थॉट ऑफ गोइंग फॉर अ सेकेंड ओपिनियन, बिकॉज काफ़ी बड़ा मेजर डिसीजन था एंड बिकॉज राजीव गांधी के डॉक्टर ने पापा को ही होप नहीं दिखाई थी। हम नहीं चाहते थे कि किसी भी हम ऐसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करें जो कि हमारे इंसान को ही, हमारे पेशेंट को जो कि ऑलरेडी कैंसर जैसी चीज़ से फाइट कर रहा है, उसको ही होपलेस कर दे, उनको ही होप ना दिखा पाए या उनको ही पॉजिटिव ना रख पाए। सो फॉर दैट रीज़न हम सेकेंड ओपिनियन के लिए गए एंड फिर हम अपोलो गए थे एंड वहाँ पर वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने सबने पापा को बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ट्रीट किया। बहुत पापा के अंदर होप जगाई उन लोगों ने, जो कि ऑलरेडी थी भी, बट एक सपोर्ट मिल जाता है डॉक्टर्स का तो वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो पापा की पहली सर्जरी हुई, रिकवरी भी काफ़ी अच्छी हुई। पापा ने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ अपनी सारे शुरू कर दी थी। पापा ने सर्जरी के तीसरे दिन ही वॉज स्टैंडिंग, ही वॉज वॉकिंग एंड काफ़ी अच्छा हर चीज़ रहा टिल नेक्स्ट ईयर मार्च तक। इन द मार्च नेक्स्ट ईयर पापा स्टार्टेड फीलिंग कि कुछ गड़बड़ फिर से हो रही है। नाउ ऑल दिस टाइम, जब पहली सर्जरी हुई थी पापा की, मैं आगरा में थी, घर पर थी मेरी छोटी बहन प्रिया और मेरे अम्मा बाबा के साथ। सिचुएशन उस टाइम पर ऐसी थी एंड अ क्विक शॉर्ट डिस्क्लेमर, आगे देखने वाले सारे मेरे रिलेटिव्स, प्लीज़ आप बुरा नहीं मानिएगा, किसी
किसी से भी कंप्लेनिंग एटीट्यूड के तौर पे, या मैं किसी से शिकायत नहीं कर रही, मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ या कुछ। इट्स जस्ट कि जो हुआ मैं अपना पार्ट ऑफ द स्टोरी सबको बता रही हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ ऑफेंड नहीं होइएगा। हुआ क्या कि बिकॉज़ मैं घर पर थी, आगरा में थी, एंड मेरे पास मेरी छोटी बहन थी एंड मेरे अम्मा पापा भी थे। पापा मेरे अपनी जनरेशन के पहले सबसे बड़े इंसान थे, तो क्योंकि वो घर के अपने टाइम के पहले बच्चे थे, तो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड और सबको उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। फॉर दिस वेरी रीज़न मेरे अम्मा पापा ऑल्सो वर नॉट वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। वो लोग बहुत घबरा जाते थे, दे यूज टू कीप क्राइंग। वो लोग पूजा बहुत करते थे, क्योंकि उनको वही लगता था कि वो लोग शायद वैसे ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरी बहन तो छोटी थी ही, उसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, एंड फिर मैं थी। तो होता क्या था कि हमारे पास जब भी किसी का कॉल आता था, कोई भी हमसे बात करता था, तो सब हमको ना बस यही बोलते थे कि अम्मा पापा का ध्यान रखना, अम्मा पापा का ध्यान रखना, मम्मी पापा से बात करते रहना और परेशान नहीं होना। या बहुत अगर कभी किसी ने बोला होगा मुझे, तो ये बोला होगा कि प्रिया का भी ध्यान रखना। एंड बहुत शायद 2 या 3 लोग ही थे जिन्होंने मुझसे कॉल पर बोला था कि तुम कैसी हो, तुम अपना भी ध्यान रखना, एंड ज़रूरी नहीं। तो उस टाइम पे होता क्या था ना कि बिकॉज सब लोग ऐसे बोलते थे ना कि ध्यान रखना, ये करना वो करना, तो मैं भी उसमें चली गई जोन में कि सबका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। और अगर कोई रो रहा है, मुझे नहीं रोना है, कोई रो रहा है तो मुझे उनके पास जाके उनको भी शांत कराना है और हिम्मत बांधनी है। बट इन सब प्रोसेस में हुआ क्या कि मुझे इतनी आदत पड़ गई ना कि अपना इमोशंस, अपनी घबराहट, अपना रोना दबाने की और सबके लिए अवेलेबल होने की, कि फिर अभी भी मैं उसी जोन में हूँ। कभी अब अगर मैं चाहती भी हूँ अपने इमोशंस को प्रोसेस कर पाना या एक्सप्रेस कर पाना, तो अब वो मेरे लिए मुश्किल होता है। कोई अगर मुझसे पूछता भी है कि मैं कैसी हूँ, तो मुझे ठीक हूँ, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, ये बोलने की इतनी आदत पड़ गई है कि मैं अब चाह कर भी जल्दी को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, मेरे को बहुत टाइम लगता है। तो और मैं ये भी मानती हूँ कि हाँ, वो सब मेरी जिम्मेदारियाँ थी, वो सब मेरे लिए निभाना ज़रूरी था। उस टाइम पे सबके लिए अवेलेबल होना, उस टाइम पे स्ट्रांग होना, वो भी मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि मेरी फैमिली को उस चीज़ की ज़रूरत थी। एंड बीइंग एन एल्डर डॉटर, वो मेरी जिम्मेदारी थी, आई अग्री। बट उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स ये हुए कि मैं बहुत चीज़ें प्रोसेस ही नहीं कर पाई। और ये सारी चीज़ें, ये सारे इमोशंस प्रोसेस ना कर पाने की वजह से बहुत चीज़ें सफ़र करी मैंने। मेरी नींद बहुत ही ख़त्म, मतलब ऑलमोस्ट मिल हो गई थी, मैं इंसोम्नियाक हो गई थी। आई यूज्ड टू स्टे अवेक ऑल द टाइम, या अगर नींद आती भी थी तो बहुत कच्ची, मतलब हल्की सी आवाज़ से भी, हल्की सी आहट से भी मैं जग जाती थी, क्योंकि हर कांस्टेंट दिमाग में थॉट रहता था कि प्रिया कहाँ है, प्रिया कहीं परेशान तो नहीं हो रही, या अम्मा बाबा कहाँ हैं, वो लोग रूम में ही हैं, अपना सो रहे हैं, या अपना फ़ोन देख रहे हैं, या किसी से बात कर रहे हैं, अकेले जाके परेशान तो नहीं हो रहे, रो तो नहीं रहे हैं। फिर मैं मम्मी से बात करती थी, चाचा से बात करती थी, तो सब इतने परेशान थे कि वो होता है ना कि जब आपको हर कोई परेशान नज़र आ रहा होता है, तो एक स्ट्रेंथ आ जाती है आपके अंदर। मैं भी वैसी ही हो गई थी, मैं पता नहीं क्यों ऐसे सबका पिलर बनी हुई थी। एंड उसकी वजह से होता क्या है कि अब जब मैं चाहती भी हूँ लेट गो करना, अब जब मैं चाहती भी हूँ कि मैं किसी के गले लग के बस रोऊँ, तो वो मैं नहीं कर पाती। और मैं इतना क्रेव करती हूँ कि मुझे कोई मिले जिनकी गोद में सिर रख के बस
रो सकूं, बस ऐसे कोई मुझे गले लगा के रखे, कोई मुझे सहला दे, बिकॉज बहुत बहुत ऐसे 2-2.5 सालों की चीज़ें, इमोशंस इतने अंदर दबे हुए हैं कि वो इजीली बाहर निकलते नहीं हैं, और निकलते हैं तो ऐसे जो प्रॉपर एक आउटलेट होता है ना, वो नहीं मिल पाता। एंड वो मिलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब तक वो नहीं मिलता ना, तो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं होता, सबसे डिटैचमेंट फील होने लगता है, चाहे वो अपनी फैमिली मेम्बर्स हों या फ्रेंड्स हों, आप सबसे दूर होने लगते हो, आपका अकेला रहने का बहुत मन करता है, एंड विच इज़ एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी विद पीपल, आपको चाहिए होता है वो ह्यूमन टच अपनी लाइफ में, आप एक्चुअली वही क्रेव करने की वजह से सबसे अलग हो गए होते हो। और ये मैंने एक्चुअली बहुत बाद में रियलाइज़ किया, मेरे इस दौर में एक टाइम ऐसा आया था जब मैं किसी से बात भी नहीं करना चाह रही होती थी, मेरा किसी का फ़ोन उठाने का मन नहीं करता था, मैं किसी से बात नहीं करती थी, और ये सब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फ्रस्ट्रेट होकर कर रही हूँ, मैं इरिटेट होकर कर रही हूँ, बट नहीं, मैं ये सब एक्चुअली इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे वो काइंड ऑफ उस तरह का अटेंशन या सपोर्ट नहीं मिल रहा था जो कि मुझे चाहिए होता था। एंड ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं मांगती, मैं उस चीज़ को पाने के लिए रीच आउट करती तो मुझे नहीं मिलता, जस्ट कि सिचुएशन ऐसी थी कि हर कोई वल्नरेबल था, हर कोई परेशान था, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी के पास भी जाऊँगी तो मैं उनको और ओवरबर्डन कर दूँगी, बट ऐसा नहीं होता है। ज़रूरी होता है रीच आउट करना, ज़रूरी होता है सब जो लोग परेशान हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बन के रहना, बिकॉज़ कोई भी एक अगर ऐसे रह जाएगा प्रोसेस करने से या उस प्रोसेस से अलग, तो वो उसके लिए सही नहीं है। एंड बिकॉज़ आप सब एक ही यूनिट हो, तो कोई भी एक अगर वीक पड़ेगा तो सभी पड़ेंगे। तो आज की मेरी इस वीडियो में मैं बस ये एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो कि अपने घर में जिम्मेदारी लिए हुए हैं एंड चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस योरसेल्फ फर्स्ट, कि आपका भी अपना ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप सबसे डिटैच होगे, आप सबसे अलग होगे, या आप अगर कमज़ोर बाद में पड़ोगे, एंड बिकॉज यू आर अ टीम, यू आर ऑल अ वन सिंगल यूनिट, तो कोई एक भी अगर कमज़ोर पड़ेगा तो वो पूरी यूनिट की मेहनत ख़राब होगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू stand together, you fight together, and you heal together, you process together. Be there for each other and don't overburden just a single person. आई होप आपको मेरा ये मैसेज शायद अगर समझ में आया हो या रिलेटेबल लगा हो या अगर वैलिड लगा हो, तो क्योंकि मैंने वो सपोर्ट सीख करना बहुत बाद में शुरू किया, एंड उतने बीच में मैं बहुत ज़्यादा अपने ही रिलेटिव से, अपनी ही फैमिली से डिटैच्ड फील करने लगी थी, एंड विच इज़ नॉट हेल्दी, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर वायर्ड to live in a social environment around other people. We need people to be sane and healthy. So it is important to stay connected and stay together. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। बाय, गुड नाइट, थैंक यू।